नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन डीयू एमएससी मैथ एंट्रेंस 2018 के रिंग थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो कैरेक्टरिस्टिक रिंग पे बेस्ड हैं, कुछ पॉलिनोमियल रिंग पे है जिसमें इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है, और कुछ क्वेश्चन है वो सिंपल जैसे जीसीडी ऑफ गॉसियन इंटीजर कैसे निकालते हैं। तो सारे एक-एक करके देखेंगे। पर मैं आपको 2 बात बता देता हूँ। एक बात तो ये कि जो ये पॉलिनोमियल रिंग की इररेड्यूसिबिलिटी की जो क्राइटेरिया वाले जो क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर करें क्योंकि डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। और जो बीएचयू वाले हैं उनके लिए जो इसमें जो किसी ने रिजल्ट बेस्ड है तो उन रिजल्ट को आप नोट डाउन कर लें। दूसरी बात ये कि जो आपको ये जो शॉर्ट नोट्स मिलने वाले रिंग थ्योरी के वो आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे, तो आप वो देख लेते हैं। पर ये ध्यान रखिए सिर्फ ज्वाइन मेंबर्स के लिए हैं जितने भी सारे शॉर्ट नोट्स वीडियो होंगे। और अभी 1 वीक बचा है तो आप बढ़िया आराम से प्रिपरेशन करें, बढ़िया चीज़ों को रिवाइज करें। कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे पूछ सकते हैं, या @exponential mathematics 2531 करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के सर्च बार में। अभी आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिलने वाली है, रोज 2-3 आपको ऐसे एंट्रेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस की मिलेगी। तो जो ज्वाइन मेंबर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, जो ज्वाइन मेंबर्स नहीं है तो वो सिल्वर प्लान पे भी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी अपन आज की इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 11 + 7 आइटा एंड 18 - आइटा इन द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर जेड आइटा। आपको पता होगा कि जेड आइटा को अपन गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ए प्लस आइटा बी, और जहाँ पे ए और बी कहाँ से आते हैं, जेड से आते हैं इंटीजर। ऑप्शन नंबर 3 आइटा 2 + आइटा, और ये सी वाला ऑप्शन ऊपर लिख देता हूँ 1 + आइटा, और डी वाला दे रखा है 1। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी क्या होगा। तो अभी क्या होता है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, इनका एक ही ट्रिक होती है सीधी सी कि पहले अपन एक चीज डिफाइन करते हैं। नॉर्म नॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करें, पहले नॉर्म का जीसीडी निकालें, और वो जो नॉर्म का जीसीडी आता है उसके फैक्टर करके आप गॉसियन इंटीजर में देखें, और फिर देखें क्या होता है। जैसे मान लो सपोज मैं निकालता हूँ नॉर्म ऑफ 11 + 7 आइटा, तो क्या आएगा 11 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121 प्लस 49 इज इक्वल टू 180। 9 एक 10, सॉरी 180 नहीं, कितना हो जाएगा, 9 एक 10, 170 होएगा। और अगर नॉर्म ऑफ आप 18 प्लस आइटा निकालें तो ये कितना हो जाएगा 18, तो यानी कि 18 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर, यानी ऐसे बोल सकते हो माइनस आइटा स्क्वायर, 18 माइनस आइटा तो इज इक्वल टू 325, 324 प्लस 1 इज इक्वल टू 325। तो यानी कि इनका जो नॉर्म आ रहा है 170 आ रहा है 325। तो आप इसका जीसीडी निकाले पहले, तो जीसीडी ऑफ 170 एंड 325 आपको पता है कितना आएगा, 5 आ रहा है। अब क्या होता है कि ये जीसीडी आ रहा है, ये क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, 325 को भी करेगा, 170 को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी बोलने का मतलब कॉमन, जैसे डी है जीसीडी ए और बी का, तो डी डिवाइड करेगा ए को, डी डिवाइड करेगा बी को, ऐसा होता है। अब 5 इसको भी डिवाइड करेगा 325, पर ये तो क्या इसके नॉर्म, अपन को तो इसका जीसीडी निकालना है 11 + 7 आइटा। तो अब क्या करो, 5 के फैक्टर कर लो किसमें, जेड आइटा में, और फिर देखो कि वो किस किस को डिवाइड कर रहा है। तो 5 को मैं से लिख सकता हूँ, 5 = 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 + आइटा और 2 - आइटा, ये 2 फैक्टर आ गए इसके 5 के। अब ये देखना कि ये दोनों फैक्टर हैं वो किसको डिवाइड करता है, 11 + 7 आइटा को और 18 - आइटा को। तो अपन देख लेते हैं कि कौन सा है। जैसे 11 + 7 आइटा है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 + आइटा से, तो विच इज इक्वल टू, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 11 + 7 आइटा इंटू 2 - आइटा, और ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऊपर तो बन जाएगा कितना, 14, सॉरी 11 22 प्लस 14 आइटा, और माइनस से करेंगे तो माइनस का 11 आइटा, और ये माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस का 7, और बाई में देखो नीचे बन जाएगा 5, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगी 29, और प्लस का 3 आइटा अपॉन 5। और 5 तो इसको डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 2 + आइटा वाला फैक्टर है वो डजंट डिवाइड कर रहा है किसको, 11 + 7 आइटा को। 2 - आइटा और चेक कर लो। अब 2 - आइटा करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 11 + 7 आइटा अपॉन 2 - आइटा। अब इसके कॉन्जुगेट से करेंगे तो 2 + आइटा, और ऊपर भी 2 + आइटा। तो अब ये तो नीचे 5 बनेगा, इसको करेंगे तो 22 आ जाएगा, प्लस 14 आइटा आ जाएगा, प्लस 11 आइटा आ जाएगा, और ये कितना बनेगा, माइनस का 7 बन जाएगा। तो ये बनेगा अपॉन 5। तो 14 और 11 कितने होते हैं, 25, और 22 में 7, यानी कि 15 + 25 आइटा अपॉन 5। तो 5 इसको डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, ये 3 + 5 आइटा, यानी कि 2 - आइटा है वो इस फैक्टर को डिवाइड कर रहा है किसको, 11। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो जीसीडी हो सकता है वो तो मतलब इन्हीं में से कोई एक फैक्टर होएगा। इसका ये 2 + आइटा वाला फैक्टर इसको डिवाइड नहीं करता, ये वाला करता है। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि 2 - आइटा हो सकता है। अब अपन को चेक करना है कि 2 - आइटा जो 18 - आइटा, क्योंकि दूसरा फैक्टर क्या था 11 + 7 आइटा, दूसरा 18 - आइटा है। अगर 2 - आइटा 18 - आइटा को डिवाइड कर देता है तो अपन बोल देंगे कि इसका क्या हो जाएगा जीसीडी। अब चेक कर लेते हैं कि वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपन चेक करते हैं कि 2 अपने वो तो चेक करिए 2 - आइटा डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा 18 - आइटा को। तो अपन लिखेंगे 18 - आइटा अपॉन 2 - आइटा, कॉन्जुगेट से करेंगे तो 2 + आइटा, और ऊपर भी 2 + आइटा। तो ये क्या बनेगा 36 माइनस का 2 आइटा
प्लस 18 आइटा और प्लस 1 अपॉन 5। तो ये क्या बनेगा 36 एक 37 और प्लस 16 आइटा अपॉन 5। तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब तो 2 माइनस आइटा है वो डिवाइड नहीं कर रहा 18 माइनस आइटा को। अब भले ही 2 प्लस आइटा डिवाइड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन को पता है जो जीसीडी हो सकता है वो 2 प्लस आइटा और 2 माइनस आइटा, क्योंकि अपन को पता है नॉर्म 5 आ रहा है, 5 को अपने टुकड़ा कर लिया, कोई इसी में से एक फैक्टर हो सकता है, तो 2 प्लस आइटा होगा या 2 माइनस आइटा होगा। पर 2 प्लस आइटा तो क्या कर रहा है 11 प्लस 7 आइटा को डिवाइड नहीं कर रहा, 2 प्लस आइटा डजंट डिवाइड 11 प्लस 7 आइटा, 2 माइनस आइटा कर रहा है। पर जो 2 माइनस आइटा कर रहा है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो यानी कि एक फैक्टर तो 11 प्लस 7 आइटा को डिवाइड कर रहा है, एक फैक्टर 18 माइनस आइटा पर अपन को तो कॉमन फैक्टर चाहिए, तो दोनों को डिवाइड करना, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि डी अगर जीसीडी ऑफ ए और बी का है तो डी क्या करना चाहिए, डी ए को भी डिवाइड करना चाहिए और डी बी को भी डिवाइड करना चाहिए। पर यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है वो एक तो कर रहा है एक को, एक कर रहा है एक को, तो कोई सा भी नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा जीसीडी ऑफ 11 प्लस 7 आइटा एंड 18 माइनस आइटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा होना, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं तो बना देगा। तो इसका मतलब जीसीडी हो सकता था वो 2 प्लस आइटा और 2 माइनस आइटा हो सकता था, पर दोनों भी फैक्टर्स को डिवाइड नहीं करे, इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे क्या को प्राइम है, तो जीसीडी 1 हो जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1। अब आपको यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आप पहले नॉर्म निकालते हैं और नॉर्म निकाल के आप चेक कर लेते हैं कि जीसीडी क्या आता है, फिर उसके फैक्टर कर लो, उसके फैक्टर ही क्या हो सकते हैं, जीसीडी हो सकते हैं 2 प्लस आइटा और 2 माइनस आइटा, दो ही कोई हो सकता है। अब यहाँ से ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन भी 3 आइटा देखा तो गया काम से, ये 1 प्लस आइटा गया काम से, अब 1 तो हो सकता है कुछ भी, तो डी और बी वाला बचे। अब आपने चेक कर लिया कि 2 प्लस आइटा एक फैक्टर को डिवाइड कर रहा है पर एक को नहीं कर सकता, मतलब क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। सो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि जीसीडी कैसे निकालते हैं गॉसियन इंटीजर का, तो सभी में आप इस प्रकार से सोल्व करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे फॉल्स है। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा फॉल्स है, तो ऐसे क्वेश्चन को गलती नहीं, पहले बात तो राउंड कर लेंगे, फॉल्स पूछ रहा है और इसमें कुछ डायरेक्ट रिजल्ट है। अब बोलता है कि ए सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर इज एन आइडियल ऑफ जेड, ए सबरिंग ऑफ ए फील्ड इज ए सबफील्ड, ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। पहली बात तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, फील्ड के पास अगर मान लो एफ कोई फील्ड है तो उसके पास आई इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू एफ, सिर्फ और सिर्फ दो ही आइडियल होती है, प्रॉपर कोई भी आइडियल नहीं होती, तो ये तो करेक्ट है, अपन को पूछा फॉल्स। अब ये बोलते हैं कि ये सबरिंग ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर, यानी कि एक सबरिंग एस है जो इंटीजर की है वो आइडियल बनेगी। आप ये ध्यान रखना जेड प्लस डॉट और जेड एन प्लस डॉट, इसकी हर सब ग्रुप क्या होता है सबरिंग होता है, और हर सबरिंग क्या होती है आइडियल होती है, तो ये भी करेक्ट बात है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर जेड और जेड एन में क्या होता है हर सबरिंग आइडियल होती है और सब ग्रुप भी क्या होता है आइडियल बन, जितने सब ग्रुप है, क्योंकि तभी अपन बोलते हैं ना नंबर ऑफ सब ग्रुप इन जेड एन क्या होते हैं 2n बोल देते हैं, नंबर ऑफ आइडियल क्या बोल देते हैं 2n बोल देते हैं, और नंबर ऑफ सबरिंग क्या बोल देते हैं, यानी कि जितने सब ग्रुप बनेंगे वही क्या हो जाएंगे इसके सबरिंग हो जाएंगे, वो इसके क्या हो जाएंगे आइडियल हो जाएंगे, तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बोलता है ए सबरिंग ऑफ ए फील्ड इज सबफील्ड की, अब इसने यहाँ पे तो स्पेशली जेड की बात करी, यहाँ पे बोलता है कि कोई सबरिंग है किसी फील्ड की तो वो सबफील्ड बन जाएगी। जैसे मान लो अगर आप क्यू ले लेते हो कोई फील्ड है, इसकी सबरिंग आप जेड ले लेते हो, तो क्या जेड सब फील्ड है, तो जेड तो फील्ड नहीं है, जेड इज नॉट फील्ड, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, जेड इज नॉट फील्ड, तो इनकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने बोला कि अगर सबरिंग है, आपको पता है क्यू फील्ड होता है सबरिंग ऑफ ए फील्ड, जेड इसकी सबरिंग है क्योंकि सबरिंग है जेड। अब ये बोलना चाह रहा है कि जेड भी सब फील्ड होगा, तो अपन को पता है जेड तो सब फील्ड नहीं होता, जेड तो फील्ड ही नहीं होता, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या फॉल्स स्टेटमेंट है। अब डी वाला स्टेटमेंट है ना, इसका प्रूफ है, तो मैंने कल एक ग्रुप में पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम ग्रुप में, तो उस पीडीएफ में इसका प्रूफ दे रखा है, तो आप देखिए अपन यहाँ पे प्रूफ नहीं करिए, पर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ आइडिया कि इससे अपन को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ये ऐसे बोलता है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी कि CRU यानी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इच फील्ड वो फिक्स मिलेगी, इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। अब क्या होगा इससे अपन को इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, इससे अपन ये प्रूफ कर देंगे कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये डेफिनेशन किसकी होती है फील्ड होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन ए रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देन दैट कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज फील्ड। तो यानी कि इन ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो इससे अपन ये प्रूफ कर देंगे कि एवरी एलिमेंट हैज नॉन जीरो एलिमेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उससे क्या बन जाएगा फील्ड। इसका प्रूफ मैंने कल वाली पीडीएफ में डाला, तो आप वो देख सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे कितने रिजल्ट मिल गए, ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल ये वाला रिजल्ट मिल गया, एक जेड वाला मिल गया, एक ये मिल गया, और ये एक दे रखा था और रोंग दे रखा, इसका अपन काउंटर एग्जाम्पल बता दिया कि क्यू है और उसकी सब रिंग जेड है पर जेड सब फील्ड नहीं है, तो इस प्रकार से अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दो रिजल्ट लगेंगे, एक तो आइंस्टीन इरोड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया और एक अपन जेडएन में किसी प्रकार से जेडपी में किस प्रकार से चेक करते हैं इरोड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक पोलिनोमियल दे रखा है fx इक्वल्स टू 3x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस का 20x क्यूब प्लस 10x प्लस 20 बिलोंग्स टू जेड। जेड एक्स बोलने का मतलब ये है कि ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना a0 a1 a2 ये सब कहाँ से आएंगे इंटीजर होंगे।
एंड f0x बी द पोलिनोमियल, f0x कौन सा पोलिनोमियल है, f नॉट बी द पोलिनोमियल इन z3x, यानी कि इसके जो कोफिशिएंट आएंगे वो z3 से आएंगे, और z3 के स्ट्रक्चर कैसे होता है 0 1 2, यानी कि इसके कोफिशिएंट इस प्रकार से होंगे। ऑब्टेन बाय रिड्यूसिंग द कोफिशिएंट ऑफ fx, यानी कि इसी के कोफिशिएंट को आप रिड्यूस कर दो विथ मॉड्यूलो 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि आपको एक पोलिनोमियल fx दे रखा है जो कि ये पोलिनोमियल है, f नॉट x आपको निकालना है बाय रिड्यूसिंग द कोफिशिएंट मॉड्यूलो 3। तो f नॉट x अगर आप निकालें तो f नॉट x क्या बनेगा, आपको पता होगा कि Z3 में 3 जीरो जाता है तो 0 इंटू एक्स की पावर 5 बन जाएगा, 15x की पावर 15 भी जीरो बन जाता है तो प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब माइनस का 20 है, माइनस का 20 को मैं प्लस का 1 लिख सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो 3, क्योंकि मॉड्यूलो 3 में 0 1 2 3 21 क्या होता है, जीरो जाता है, तो माइनस 20 को मैं 1 बोल सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। प्लस 10 क्या होता है, 10 का मतलब इन Z3 बन जाता है 1, तो प्लस एक्स, और 20 का मतलब हो जाता है 2। तो यानी कि जो अपना एफ नोट एक्स आ रहा है वो क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, और विच इज बिलोंग्स टू Z3 एक्स, यानी कि सारे कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, Z3 से आ रहे हैं। Z3 बोलने का मतलब 0 1 2 ही है, तो सारे कोफिशिएंट 0 1 2 ही है, और एफ एक्स है। अब बताना है कि अपने को एफ एक्स तो ये बात कर रहा है, ये क्यू दे रखा है रेशनल नंबर, एफ एक्स की तो बात हो रही है इरेड्यूसिबिलिटी की ओवर क्यू में, एफ नोट की बात हो रही है जेड 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 पी बोल सकता हूँ, मैं Z3 बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो अपने पास एफ एक्स भी आ गया, एफ नोट एक्स भी आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मतलब नोट डाउन भी कर दें और इसको समझने की कोशिश करें। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें इसका। अब देखते हैं आगे, आइंस्टीन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलते हैं कि अगर एफ एक्स कोई ऐसा पोलिनोमियल है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x की पावर n बिलोंग्स टू जेड एक्स, यानी कि कोफिशिएंट सारे जेड से, इफ एक प्राइम नंबर ऐसा मिल जाए, इफ देयर एग्जिस्ट ए प्राइम नंबर p सच दैट कि वो p क्या करे, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करे x के कोफिशिएंट को करे, यानी कि देखो यहाँ पे a0 कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट a1 है, x स्क्वायर कोफिशिएंट a2 है, और x की पावर n का कोफिशिएंट an है, यानी वो a0 a1 a2 an माइनस 1 तक को डिवाइड करे और an को डिवाइड नहीं करे, x की पावर n को डिवाइड नहीं करे, इसके कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करे, और जो p स्क्वायर होता है वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करे, तो अपन बोलते हैं कि एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू। और ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि नेसेसरी नहीं है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इरेड्यूसिबिलिटी ओवर क्यू के लिए जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ऐसा होता है तो इरेड्यूसिबल होगा, पर ऐसा नहीं कि कोई पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल हो तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई पोलिनोमियल इरेड्यूसिबल है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई ही करेगा। जैसे आप सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है विच इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, कोई प्राइम नंबर मिलेगा ही नहीं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए इस केस में। तो पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इरेड्यूसिबल होगा, पर इरेड्यूसिबल है तो जरूरी नहीं है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन बोलने का मतलब है कि इफ हैपेंस देन दैट अप्लाई। अब यहाँ पे कि ऐसा होता है इरेड्यूसिबिलिटी तो जरूरी नहीं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पर इस कंडीशन को अगर कोई पोलिनोमियल सेटिस्फाई करता है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। एक बात तो ये होगी कि एक प्राइम नंबर p मिलना चाहिए तो a0 को a1 a2 n-1 को डिवाइड करे, n को डिवाइड नहीं करे, और p स्क्वायर वो a0 को डिवाइड नहीं करे, तो एफ एक्स इरेड्यूसिबल ओवर q हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड पी एक्स, यानी कि कोई प्राइम नंबर p है एंड एफ ए नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड पी बोलने का मतलब क्या है, 0 1 2 अप टू p-1 तक, यानी कि किसी भी इन नंबर्स के लिए एफ ए नॉट इक्वल टू, यानी कि कोई भी रूट नहीं है जेड पी पे, देन एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर जेड पी। पर कंडीशन है कि डिग्री एफ एक्स की क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 होती है। अपन 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल तक की इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, बाकी के लिए अपन ये वाला रिजल्ट नहीं लगा सकते, यानी कि पोलिनोमियल की डिग्री 3 या 3 से छोटी है तो उस केस में अगर एफ एक्स जेड पी एक्स में सारे कोफिशिएंट जेड पी एक्स हैं और एफ नॉट इक्वल टू, जिसका मतलब एफ ए का मतलब 0 1 2 3 p-1 तक पुट करो, अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो एफ एक्स कैसा हो जाएगा, इरेड्यूसिबल। और अगर एफ ए 0 बन जाता है फॉर एनी जेड पी, यानी किसी भी ए बिलोंग टू जेड पी के लिए, तब एफ एक्स हमेशा क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपने पास एफ एक्स आ रखा है और एफ जो है, तब आप सोच के देखो ए जीरो यहाँ पे क्या है 20 है, ए1 ये रहा, ए2 ये रहा, ए3 ये रहा और ए4 ये रहा। ठीक है, ए0 ए1 ए2 इसमें है ही नहीं, ए2 की वैल्यू 0 है, ए3 ए4 ए5। ठीक है, अब आप देखो कोई प्राइम नंबर p की वो इन सबको तो डिवाइड कर दे, और इसको डिवाइड 3 को डिवाइड नहीं करे, 15 को भी करे, 20 को भी करे, 10 को भी करे और 10 को भी करे, इसका मतलब p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे मिल रहा है कि 5 है, वो क्या कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, 5 डिवाइड कर रहा है 10 को, 5 डिवाइड कर रहा है 15 को, तो प्राइम नंबर 5 मिल गया, एंड 5 डजंट डिवाइड 3, और p स्क्वायर यानी कि
5 का स्क्वायर करने पे क्या आया 25 और 25 डिवाइड नहीं कर रहा 20 को, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं, ये तो बोलता है इररेडुसिबल क्राइटेरिया कि p डिवाइड करे a0 a1 a2 है और p an को डिवाइड नहीं करे और p स्क्वायर डिवाइड नहीं करे a0 को, यानी कि x की पावर n के कोफिशिएंट x की पावर n कोफिशिएंट x की पावर 5 कोफिशिएंट क्या है 3, तो 5 है वो 3 को डिवाइड नहीं कर रहा और a0 यहाँ पे क्या है 20 यानी 25 है वो भी डिवाइड नहीं कर रहा 20 को। इसका मतलब ये पोलिनोमियल कैसा हो गया इररेडुसिबल बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया ओवर p, तो यानी कि दिस इंप्लाइज fx इज इररेडुसिबल ओवर q। तो fx तो क्या हो गया इररेडुसिबल ओवर q हो गया। तो अब चलते हैं ऑप्शन पे, fx इज इररेडुसिबल ओवर q, fx इज रिड्यूसिबल ओवर q, ये भी गलत हो गया। fx इज इररेडुसिबल, तो यानी कि b और d तो गए, a और c बचा। ठीक है, अब बात करते हैं कि Z3 वाले पोलिनोमियल, ये कैसा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, तो fx इक्वल्स टू क्या है एफ नोट एक्स, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, अपन बात करेंगे यहाँ पे Z3x में, और इसमें क्या होता है Z3 में 0 1 2। तो अब आप चेक करो एफ नोट ओवर 0 0 चेक करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 0 नहीं होता किसमें Z3 में, नॉट इक्वल टू 0। F0 1 चेक करेंगे तो क्या बनेगा 1 + 2 इक्वल्स टू 4, 4 भी 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। अब आप F0 2 चेक करेंगे तो क्या बनेगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 + 2 + 2 भी इक्वल्स टू क्या आ गया 12 आ गया, और 12 क्या बन जाता है 0 बन जाता है Z3 में। इसका मतलब क्या हुआ कि F नोट एट 3 F नोट 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब अपने बोला ना कि FA इक्वल टू 0 फॉर A बिलोंग फॉर सम A बिलोंग्स टू ZP, तो ZP में किसी, तो इसका मतलब fx कैसा बन गया fx इज रिड्यूसिबल। अगर ये भी नॉट इक्वल टू 0 आता था अपन बोल देते क्या है इररेड्यूसिबल, यानी कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा Z3 में, पर यहाँ पे अपन को पता चल गया F2 0 बन रहा है, इसका मतलब fx कैसा हो गया रिड्यूसिबल हो गया ओवर Z3x यानी Z3। तो इसका मतलब f नॉट x तो कैसा है रिड्यूसिबल ओवर Z3 और fx कैसा है इररेड्यूसिबल ओवर q, तो fx तो इररेड्यूसिबल है और f नॉट x इज रिड्यूसिबल ओवर q, तो रिड्यूसिबल ओवर Z3 यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया अपन चेक करा। इसके लिए आपको ये दोनों रिजल्ट पता होने चाहिए, आइंस्टीन इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कि कोई नंबर p एग्जिस्ट करना चाहिए जो a0 a1 an-1 को तो डिवाइड करे और an को डिवाइड नहीं करे, और an ध्यान रखें x की पावर n का कोफिशिएंट है, a0 कांस्टेंट टर्म है और उस प्राइम नंबर का स्क्वायर है वो a0 को डिवाइड नहीं करे, तो अपन ये बोलते हैं कि वो जो fx होता है वो इररेड्यूसिबल होता है ओवर q पे। और ये वाला बोलता है अगर कोई भी जीरो नहीं है तो fx इररेड्यूसिबल है, और कोई भी जीरो मिल जाता है तो पोलिनोमियल कैसा होता है तो रिड्यूसिबल हो जाता है। अब अपन एक कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लेट आर बी ए रिंग विथ कैरेक्टरिस्टिक n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो कैरेक्टरिस्टिक n r कोई भी रिंग है, इसका मतलब क्या होगा, और उसको अपन को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r क्या दे रखा है n दे रखा है, इसका मतलब n इंटू ए इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यहाँ पे 0 का मतलब एडमिट एलिमेंट है, तो n a इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या दे रखा है n दे रखा है। इतनी बात होगी, इतनी बात का अपन ने एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब बोलता है इफ M इज द रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर R। अब यहाँ पे ओवर ये जो रिंग है ना उसी की ओवर क्या बना रहा है R, एक मैट्रिक्स बना रखी है। देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ M की बात करें तो M कुछ इस प्रकार से होगा A B C D। तो अपन को क्या करना है, अपन को कुछ K इंटू ए बी सी डी निकालना है कि सच दैट K इंटू ए बी सी डी करने पे क्या आ जाए 0 0 आ जाए। ये अपन को K की वैल्यू बतानी कि K क्या होगा। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में n क्या होता है, इस n को बोलते हैं अपन लिस्ट पॉजिटिव, मैंने बीएचओ वाले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक, तो ये क्या है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि इससे पहले है ना कि k इंटू ए इक्वल टू 0 नहीं होगा अगर k लेस देन n है, तो ऐसे नहीं होगा, सिर्फ n इंटू ए 0, यहाँ पे k बोल दो या m बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये n इंटू ए इक्वल टू 0 आ रहा है और n क्या वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये तो बात हुई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r की। अपन को बताना कि m इज द रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर r, देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ m। अब m आपको पता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स उसी प्रकार से होगी, जहाँ पे a b c d कहाँ से आ रहे हैं r से आ रहे हैं। अपन को ये बताना है कि 0 जाए। अब ये 0 कब हो सकता है, अब k से मल्टीप्लाई करते ये क्या से बनेगा k a k b k c k d बनेगा। और ये 0 बोलने का मतलब क्या है, ये 0 बोलने का मतलब है कि k a k b k c k d सारे के सारे 0। और अपन को पता है ये जो ए बी सी डी आ रहे हैं आर में, और आर में के ए के बी सी डी कब जीरो हो सकते हैं जब एन आ जाए, क्योंकि एन ही क्या करेक्टरिस्टिक है, एन इंटू ए ही जीरो होगा, एन से पहले कभी भी एन इंटू मतलब एम इंटू ए जीरो नहीं होएगा एम लेस देन एन होने पे, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है एन दे रखा है, अपने को बोल रखा है करेक्टरिस्टिक एन है, तो एन इंटू ए होने पे ही जीरो होगा, एन इंटू बी होने पे ही जीरो होगा, एन इंटू सी होने पे ही जीरो होगा, एन इंटू डी होने पे ही जीरो होगा फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। पर अपन यहाँ पे के कर रहे हैं इसलिए मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी एन हो जाएगी, और के क्या था अपना करेक्टरिस्टिक, अपन इसका मान के लेते कि इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन द करेक्टरिस्टिक ऑफ एम इज एन हो जाएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा एन। समझ में आया कैसे होगा, ये इसलिए हुआ क्योंकि अपन को पता है करेक्टरिस्टिक ऑफ आर क्या है एन है, यानी कि एन इंटू ए इक्वल टू 0 एन इंटू बी इक्वल फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। अपने को पता है रिंग दे रखी है एम है, वो कैसी है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ए बी सी डी सारे आएंगे आर से। इसका करेक्टरिस्टिक बोलने का मतलब है कि के इंटू समथिंग करने पे 0 आना चाहिए,
और ये जीरो आने का मतलब कि ये सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, सारी एंट्री जीरो होने का मतलब ये सब जीरो होना चाहिए, और ये सब जीरो तो तभी हो पाएगा जब k की वैल्यू n हो, क्योंकि n से पहले कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और n के बाद अगर हो जाएगा, पर अपन को तो करेक्टरिस्टिक चाहिए, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अपन को पता है n ही है, तो इस रिंग का करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये करेक्टरिस्टिक वाला था, एक पोलिनोमियल का इररेड्यूसिबल का था, एक डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन था, और सबसे वाला क्वेश्चन था वो जीसीडी निकालने का था। तो ये चारों बड़े सिंपल क्वेश्चन थे जो आप समझ रहे होंगे, और इसके जो शॉर्ट नोट्स है आपको जल्दी मिल जाएंगे, तो आपको और थोड़ी सहूलियत होगी क्वेश्चन को करने में, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको आप नोट डाउन करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।